स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट बजट चैप्टर क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। बजट का फोर्थ पार्ट आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ बजट डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने क्लास आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें करा दी हैं। इस पार्ट के बाद अगले पार्ट में हम लोग A to Z सारे के सारे न्यूमेरिकल को विद फॉर्मूले कवर करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब आओ तो प्लीज सारे फॉर्मूले याद करके आना, ताकि न्यूमेरिकल में मजा आए आपको। राइट, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, टाइप्स ऑफ बजट या सिचुएशन इन गवर्नमेंट बजट। तो मैंने आपको बजट में बजटरी रिसीट और बजटरी एक्सपेंडिचर के बारे में बताया, राइट। लेकिन अगर टोटल रिसीट सरकार की ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। और सरप्लस बजट सरकार कब बनाती है? इन्फ्लेशन में। ये है मेन बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है। व्हेन टोटल रिसीट्स are greater than total expenditure, it is called surplus budget। और surplus budget सरकार कब बनाती है? इन्फ्लेशन में। और when total receipts less और total expenditure is more, अगर receipts कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। यानी सरकार के पास खर्चे करने के लिए पैसे नहीं, सरकार फिर उधार लेती है और क्या करती है, आरबीआई से नोट प्रिंट कराती है, देखेंगे बाद में। बट फिलहाल सरकार की रिसीट्स कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, मतलब सरकार को देश चलाने के लिए खर्चे ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, सरकार रिसीट कम है, इस सिचुएशन में सरकार उधार लेती है, इसको डेफिसिट बजट बोलते हैं। और ये बजट सरकार डिफ्लेशन में करती है। जब मंदी होती है, डिफ्लेशन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो सरकार अपने खर्चों को बढ़ाती है ताकि हमारे खर्चे लोगों की इनकम बन सके, ठीक है। और जब टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर रहते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बैलेंस बजट या इक्विलिब्रियम इन बजट। सो बैलेंस बजट वो सिचुएशन है जहां टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है, जो जनरली क्लास नहीं होता है। और सरप्लस बजट जहां पे टोटल रिसीट्स ज़्यादा है, सरप्लस में है। और ध्यान रखना, सरप्लस बजट कब बनता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन में सरकार क्या करती है? जनता से ज़्यादा पैसे लेती है, तो सरकार की रिसीट्स बढ़ गई। जनता ज़्यादा पैसे ले रही सरकार की रिसीट बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट, इट इज सिचुएशन व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन बजटरी रिसीट। इन सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, डेफिसिट बजट इज प्रिपेयर बाय द गवर्नमेंट। डिफ्लेशन में सरकार कौन सा बजट बनाती है? डेफिसिट बजट बनाती है सरकार। कब? डिफ्लेशन के अंदर। तो डेफिसिट बजट सरकार बनाती है डिफ्लेशन में, और सरप्लस बजट सरकार बनाती है इन्फ्लेशन के अंदर, राइट। तो ये तीन अलग अलग टाइप के बजट है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। चलो नाउ, अगर मैं बात करूं डेफिसिट की, तो डेफिसिट भी अलग अलग से तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहले मैं एक चीज लिखता हूं, बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट किसे कहते हैं? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट। यानी कि बजटरी डेफिसिट अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो टोटल एक्सपेंडिचर से आप टोटल रिसीट को माइनस कर दोगे। बजटरी डेफिसिट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो टोटल एक्सपेंडिचर से आप टोटल रिसीट्स को माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा बजटरी डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो ये क्या आएगा आपका? बजटरी डेफिसिट। लेकिन ये जो डेफिसिट है ये फर्दर क्लासिफाइड है तीन अलग अलग पार्ट में। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। थोड़ा इजी करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, और प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू जो तुमने ये फिस्कल डेफिसिट निकाला उसमें से तुम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दोगे, तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो बजटरी डेफिसिट तीन टाइप का है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। और जो फिस्कल डेफिसिट है इसका फॉर्मूला क्या है मैं अभी बात करूंगा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट का एक और नाम भी है बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जो उधार लिया है ना जनता से, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अगेन जीरो से शुरू करते हैं। तीन टाइप का बजट है, बैलेंस बजट या इक्विलिब्रियम बजट, टी आर इक्वल टू टी, सरप्लस बजट टी आर इज ग्रेटर दैन टी, डेफिसिट बजट टी आर इज लेस दैन टी। अगेन डेफिसिट बजट मतलब टी ई माइनस टी आर, मतलब कि जो टी है टोटल एक्सपेंडिचर उसमें से रिसीट घटा दोगे, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर ज़्यादा है।
और रिसीट्स कम है, तो इसको बोलते हैं क्लास बजटरी डेफिसिट। और ये जो बजटरी डेफिसिट है ये तीन अलग अलग पार्ट के हो गए, ठीक है। रेवेन्यू आर ई माइनस आर आर, फिजिकल मतलब बोरोइंग, प्राइमरी का मतलब फिजिकल माइनस इंटरेस्ट या बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला जो आपको समझ आ गया। अब डिटेल में चलते हैं और फिजिकल डेफिसिट का ही फॉर्मूला है जो थोड़ा ध्यान रखना है, फिर उसके इंप्लीकेशंस की बात भी करेंगे, राइट। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सिस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, यानी कि आर ई माइनस आर आर, और यहाँ पे आर ई ज्यादा है आर आर से। अच्छा, अगर देश के अंदर सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब इंटरेस्ट, सब्सिडीज, रीपेमेंट ऑफ सब्सिडीज, डिफेंस एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, ये सब ज़्यादा है, और जो टैक्स और नॉन टैक्स की इनकम आ रही है ना वो थोड़ी कम है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है, इसका क्या असर पड़ेगा? आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर सरकार के ये खर्चे ज़्यादा हैं और ये खर्चे कम है, सरकार को क्या करना चाहिए? तो आप बोलो सर सरकार को अपने एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए, अपने रिसीट को बढ़ाना चाहिए, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अभी ये ज़्यादा है इसे कम कर दो, ये कम है इसे बढ़ा दो, सिंपल। लेकिन क्या इंडिया में ये पॉसिबल है? इंडिया एक गरीब देश है, यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब हैं। क्या उनसे आप टैक्स वसूल लोगे? आप 100 रुपये कमा रहे हो, कोई आपसे बोले कि भाई 40 रुपये मुझे दे दो, आप दे दोगे? 10 रुपये भी नहीं दोगे। अब स्पेशली जो आप गरीब हो, हाँ अगर आप 100 करोड़ कमा रहे हो तो भले ही आप थोड़ा बहुत दे दो, बट आप अगर महीने का 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार कमा रहे हो और आपसे कोई 4-5 हज़ार 10 हज़ार मांग ले महीने का, तो वो बहुत हो जाता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए क्लास इंडिया में गरीब लोगों को तो हम नहीं कह सकते आप टैक्स दो, सीधी सी बात है। और खर्चे क्यों नहीं कम कर सकते? सड़क नहीं दोगे, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं दोगे, सब्सिडीज नहीं दोगे, आप डिफेंस में खर्चा नहीं करोगे, आर्मी की सैलरी नहीं दोगे, पुलिस वालों की सैलरी नहीं दोगे, कैसे होगा? तो ना सरकार इस खर्चे को कम कर सकती है, ना इस रिसीट को बढ़ा सकती है, बड़ी दुविधा में है सरकार। तो सरकार को मजबूरन क्या करना पड़ता है? दो काम, ध्यान रखना। रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो उसे इस तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, तो सरकार उसके लिए क्या करती है? उधार लेती है, बोरोइंग, उधार लेके सरकार देश चलाती है, या फिर सरकारी कंपनी को बेचती है। आपने हाल फिलहाल में भी देखा होगा सरकार ने बहुत सारी अपनी कंपनीज को बेचा है। रीज़न बहुत सारे हैं, बट उसमें से एक रीज़न ये भी है कि सरकार के खर्चे बहुत हैं। सरकारी कंपनी होगी, सरकारी वर्कर को सैलरी अच्छी जाती है, उनका पेंशन, उनको बहुत सारे खर्चे उनके ऊपर होते हैं। सरकार नहीं करना चाहती, नहीं कर पाती, तो सरकार क्या करती है? उसका डिसइन्वेस्टमेंट। ये एक रीज़न है, रीज़न और भी है, अगर तुम्हारे मन में कोई और रीज़न आता है तो दैट ऑल्सो करेक्ट। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचना। सरकार अपनी कंपनी को बेच देगी, पैसा आएगा, तब सरकार ये खर्चे करेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या सरकार उधार ले खर्चा करेगी। यही कहानी को मैंने क्लास यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, आओ आओ रीड करते हैं। क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड लार्जली टू रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार के रेकरिंग एक्सपेंसेस है, डे टू डे एक्सपेंसेस है on administration and maintenance. High revenue deficit gives a warning signal to the government either to cut its expenditure or increase its tax or non-tax receipt. In less developed countries like India, it is difficult to force the poor people to pay high tax. India में बड़ा मुश्किल है गरीब इंसानों से ज़्यादा टैक्स को वसूलना, बड़ा मुश्किल है। In such situation, the government budget is compelled to cope with high revenue deficit. तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स, तो सरकार क्या करती है क्लास? कंपेल, जो हाई रेवेन्यू डेफिसिट है उसको कंपेल किससे करती है, या जो उसको ठीक करती है वो किससे करती है? बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट से। बोरोइंग से लायबिलिटी बनती है, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की एसेट्स कम हो जाती है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, जो कि सरकार का डे टू डे एक्सपेंसेस है। सरकार को देश चलाने के लिए मिनिमम एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो ये खर्चा सरकार करेगी ही करेगी। लेकिन क्योंकि इंडिया एक पुअर कंट्री है, तो सरकार इन डेफिसिट को खत्म करने के लिए, कवर करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकती, ना ही रिसीट बढ़ा सकती है, क्योंकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, देश इंडिया बन रहा है, ना खर्चे कम कर सकते, ना लोगों से टैक्स वसूल सकते हो। कितने साल हुए ही हमारे आज़ादी के? लेस देन 80 ईयर्स। आप कैसे लोगों से वो करोगे कि एक पीढ़ी के अंदर ही आप सारा वसूल लो? आज़ादी में के आज के टाइम पे जो लोग थे वो अब भी जिंदा हैं, जो आज़ादी से पहले पैदा हुए तो आज भी जिंदा है वो लोग। अब कैसे आप टैक्स वसूल लोगे? आपके दादा से पूछना, वो मे बी 1947 से पहले की पैदाइश होगी उनकी, कैसे उनसे आप टैक्स वैक्स वसूल लोगे? ज़्यादा पैसा ले लोगे? नहीं पॉसिबल है। तो सरकार को दो ही काम करने हैं इस सिचुएशन से उभरने के लिए, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग से क्लास सरकार की लाइबिलिटी बढ़ती है, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की एसेट कम होती है, राइट। फिजिकल डेफिसिट, अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से समझना, फिर इसके इम्प्लीकेशन देखेंगे, फिर प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? इट इज द एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सुनो मेरी बात, बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टी माइनस टी आर, ठीक है।
और फिस्कल डेफिसिट को ही बोरोइंग्स भी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला, ध्यान समझना मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ये सेम फॉर्मूला, लेकिन टीआर में एक चीज नहीं लेना, टीआर में एक चीज नहीं लेना, क्या? बोरोइंग्स। सो फिस्कल डेफिसिट या बोरोइंग जो है उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। देखो टोटल एक्सपेंडिचर पूरा ले लो, रेवेन्यू रिसीट में टैक्स भी पूरा ले लो, नॉन टैक्स भी पूरा ले लो, कैपिटल में रिकवरी ऑफ लोन ले लो, डिसइन्वेस्टमेंट ले लो, बस बोरोइंग को छोड़ दो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। समझ रहे हो बात को? तो मैं अगर तुमको ना एक चीज और क्लियर करता हूं बेहतर, टोटल रिसीट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट प्लस बोरोइंग्स, ये हो गया आपका टोटल रिसीट का फॉर्मूला। और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आप जानते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट घटा दो और सिर्फ बोरोइंग को छोड़कर बाकी सब चीज घटा दो, आ जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि वो बोरोइंग ही है, उसे घटा दो जीरो आ जाएगा आंसर, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली बोरोइंग्स बोलते हैं, राइट? तो ये फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अगर सिर्फ इतना बोलूं तो वो बजटरी डेफिसिट है, लेकिन उसमें से बोरोइंग को हटा दूं रिसीट के कंपोनेंट से, तो फिर क्लास वो क्या हो जाएगा? आपका फिस्कल डेफिसिट। और दूसरा फॉर्मूला भी है, इसी को खोल के, टोटल एक्सपेंडिचर ये हो गया माइनस टोटल रिसीट, मतलब सॉरी टोटल रिसीट मतलब रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, लेकिन कैपिटल रिसीट के बगल में क्या है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग बोलो या नेट ऑफ बोरोइंग बोलो, लिख लो कॉपी में, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स या नेट ऑफ, नेट का मतलब भी माइनस ही है, नेट ऑफ बोरोइंग्स बोल लो, बात बराबर है। और इसी चीज को और खोलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर की जगह लिखा रेवेन्यू प्लस कैपिटल, तीन फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले एक ही है, उसको खोल खोल के कर रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट की जगह रेवेन्यू रिसीट लिख दिया, और कैपिटल रिसीट में तीन चीजें आती हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग नहीं लिया क्योंकि साफ लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मतलब आपको सिर्फ बोरोइंग को काउंट नहीं करना है वाइल कैलकुलेटिंग फिस्कल डेफिसिट, राइट? तो अगर मैं तुमसे बोलूं तुम कौन सा फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले तो एक ही है, लेकिन फिर भी आपको और आसान कर देता हूँ, ये आप याद कर लेना, ये सॉरी इससे भी ज़्यादातर यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड नेट ऑफ बोरोइंग, ठीक है? अच्छा, अब एक और भी फॉर्मूला है क्लास इसका, जो कई बार मतलब बहुत कम आता है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, वो है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। ध्यान सुनो, ये फॉर्मूला आपको अलग से याद करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो है बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, ये आएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। अब कुछ बच्चे बोले सिर्फ फॉर्मूला आया कैसे, प्रूफ करो। प्रूफ करता हूं, देखो, बजटरी डेफिसिट मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला है। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, मैंने अभी आपको लिखाया भी थे, रहा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक है? अब प्लस ये बोरोइंग्स है, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट को क्या लिख सकते हो? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट प्लस बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस, अब कैपिटल रिसीट के अंदर क्या क्या आएगा? रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट माइनस बोरोइंग, और फिर इसके बाद ये इन तीनों के सम के बराबर है, ठीक है? रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, इन तीनों के प्लस बोरोइंग। तो आप देख रहे हो एक बोरोइंग प्लस और एक बोरोइंग माइनस, कट गया, तो बचा क्या? बचा फिर ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग तो कट गया। तो देखो फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट, तो बचा क्या यहाँ पे? फिस्कल डेफिसिट। तो है कि नहीं ये फॉर्मूला? थोड़ा अटपटा है, आपको हजम नहीं होगी बात, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला है। बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। अगर आपको बजटरी डेफिसिट दिया है, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी दिया है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी फिस्कल डेफिसिट आएगा। तब आप सिंपली बोरोइंग को फिस्कल डेफिसिट नहीं कह सकते, ठीक है? तो ये हो गया। अब इम्प्लीकेशंस, अगर सरकार का देखो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार के ऊपर कितना उधार है, सीधी सी बात है। अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है तो मतलब सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा उधार है, और सरकार उधार लेगी तो लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ का नहीं होगा, सरकार का उधार होगा 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़, ऐसा सरकार का उधार होगा। अब उस पर जो ब्याज लगेगा वो हिसाब लगा लो कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा।
बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब सोच से परे कि इतना हर साल का सरकार ब्याज ही भरना है। तो अगर सरकार का बजट डेफिसिट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट हाई है, अगर सरकार ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसका असर क्या होगा? सबसे पहले कॉस्ट इन्फ्लेशन, सरकार जितना उधार लेगी वो पैसा देश में खर्च होगा, देश की जनता के पास पैसा आएगा और महंगाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे। सर तो उधार लेने से देश में पैसा आ रहा है, जब देश में पैसा आता है तो रेट बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, हम जिस देश से उधार ले रहे हैं हम डिपेंड होते चले जा रहे हैं। डेट ट्रैप क्लास पॉलिसी है चाइना की, उधार दो, जब बहुत ज़्यादा उधार हो जाए कब्जा कर लो। गांव में भी तो होता है, इतना उधार देते हैं तो घर जमीन वमीन सब कब्जा कर लेते हैं उधार देने के बाद। और आप जिससे उधार लोगे अभी दब के रहना पड़ेगा, उससे सुनना पड़ेगा उसकी बात को, नहीं तो अपना उधार मांग लेगा और इमरजेंसी में आपको पैसे भी नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस, राइट। हम विदेश कंट्री, अलग अलग कंट्री पे डिपेंड होते चले जाते हैं। इट एक्यूमुलेट द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन टू रीपे द लोन विद इंटरेस्ट। अगर हमारी इस सरकार ने उधार ले लिया तो अगली सरकार के ऊपर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके ऊपर उधार का प्रेशर होगा कि भाई नई सरकार आई है, पहले कर्जा चुकाओ, इंटरेस्ट पेमेंट करो। क्योंकि भैया एक सरकार उधार लेके चली गई, वो बेड़ागर्क कर दिया, दूसरी सरकार आएगी तो भैया वो बोलेगी भैया पहले पुराना उधार लौटाओ। तो फॉरेन डिपेंडेंस भी है और फाइनेंशियल बर्डन भी आता है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। इट इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट, सॉरी increase in fiscal deficit, increase in increasing borrowing, that ultimately leads to increase in interest expenditure, increase in revenue deficit also, it is also called debt trap। बेटा मेरी बात समझना, अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा इसका मतलब आपका बोरोइंग बढ़ा, बहुत ज़्यादा लोन आपने ले लिया, और अगर बहुत ज़्यादा लोन आप लोगे तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो बहुत ज़्यादा होगा। आप जितना ज़्यादा कर्जा लोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपका उतना ज़्यादा होगा। और अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रेवेन्यू, सुनो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। ये 6 है, ये 2 है, आंसर आ रहा है 4। अगर तुम 7 कर दोगे, इसको बढ़ा दोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आंसर कितना आएगा 5। तो यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ गया। समझ रहे बात को? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। इसे डेट ट्रैप बोलते हैं, डेट ट्रैप, कर्जों का जाल, डेट ट्रैप, कर्जों का जाल। रेवेन्यू डेफिसिट भी अपने आप बढ़ जाएगा अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है तो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ेगी, और इंटरेस्ट की पेमेंट अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट दोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू डेफिसिट भी अप होगा। तो कर्जों का जाल है, समझ रहे हो? जितना उधार लोगे उतना फंसते चले जाओगे, दलदल है। थर्ड और लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ध्यान रखना, जो तुमने फिस्कल डेफिसिट निकाला उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो, वो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। वाइल फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट। नेशनल डेट मतलब सरकार का जो कर्जा है, इंटरेस्ट के साथ कितना बर्डन है, वो फिस्कल डेफिसिट बताता है। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट घटाने के बाद जो बचता है वो कितना बचा है क्लास लोन, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट निकाल लिया, उसमें से इंटरेस्ट घटा दो, आ गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी है, टैक्स रिसीट इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टैक्स रिसीट जो है, टैक्स रिसीट या टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट टोटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर, टैक्स रिसीट इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। और इतना, और नॉन कैपिटल रिसीट इक्वल टू रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। आई होप मजा आ रहा है इस चैप्टर में, अभी तक आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। और तीनों तरह के क्लास डेफिसिट हमने कवर कर लिया। 3 टाइप के बजट होते हैं, सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट, वो भी हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया विद ऑल फॉर्मूले। ओके, अब एक सवाल यहाँ पे है, लास्ट क्वेश्चन, कि बजट डेफिसिट को कैसे फाइनेंस किया जाएगा? अगर बजट में डेफिसिट है तो कैसे, मान लो घाटा है तो क्या करेगी सरकार? तो सरकार के पास क्लास क्या क्या रास्ते हैं? सरकार के पास क्या रास्ते हैं? पहला, डेफिसिट फाइनेंसिंग। दिस रेफर्स टू बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई। सरकार आरबीआई से उधार लेगी, ठीक है, अगेंस्ट ट्रेजरी बिल्स। आरबीआई परचेज बिल्स इन रिटर्न फॉर कैश विच द गवर्नमेंट यूज टू फंड द डेफिसिट। तो भाई सरकार अपने शेयर्स को आरबीआई को देगी, आरबीआई जनता को बेच के पैसा कवर करेगी और सरकार का जो घाटा बजट है उसे ठीक करेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? आरबीआई से उधार लेना। कल कोई पूछे डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, बोला सर आरबीआई से उधार लेना। आरबीआई से उधार लेगी
और पैसे उधार लेगी या फिर आरबीआई को सिक्योरिटी देगी, बदले में गिरवी रखेगी। ट्रेजरी बिल्स, सरकार का खदान होता है ट्रेजरी बिल्स, उसको देके आरबीआई से उधार लेगी और अपने डेफिसिट को कवर करेगी। दूसरा, जनता से उधार लेगी। एक तो आरबीआई से उधार लेगी अपने सिक्योरिटी गिरवी रख के, दूसरा जनता से उधार लेगी, अपने एसेट्स को बेचेगी या क्लास अपने खर्चे कम करेगी, अपनी कमाई को बढ़ाने की सोचेगी। हालांकि करना मुश्किल है, बट हाँ एक रास्ता सरकार के पास ये भी है कि थोड़ा बहुत कुछ ऐसा करा जाए कि लोग भी नाराज ना हो और कुछ कमाई भी हो, हमारा डेफिसिट जो कवर हो। ये 4 पॉइंट, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट और अपने खर्चे कम, कमाई ज़्यादा, ये चीज़ है क्लास। सरकार का अगर बजट घाटे में जा रहा है तो सरकार को ये करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, राइट। तो आज के लिए इतना ही, हमने इस पूरे टॉपिक को खत्म किया। अगली क्लास में सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक आप प्रॉमिस करो सारे फॉर्मूले याद करके आओगे ताकि न्यूमेरिकल में मजा आएगा। सब कुछ हमने पढ़ लिया, बस अब सवाल बनाने बाकी हैं। अगला पार्ट जो है पूरा डेडिकेट रहेगा न्यूमेरिकल को, और ए टू जेड सारे टाइप के न्यूमेरिकल अगली क्लास में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अच्छा लग रहा है तो शेयर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में।